अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग के साथ मैं हूं इकरा हारिस। सियासत अपनी मस्ती में, चाहे आग लगे इस बस्ती में, कौम, मुल्क, सल्तनत और मैशत सब दाव पर लगा है। समाज बीमार और थका मांदा, इक़दार का गला घोटा हुआ, लोग पसमानदा, इदारे माजूर हो चुके। 74 सालों में बात अभी नहीं तो कभी नहीं पर आ चुकी है। जमाना शनास लोग इसे आखिरी मौका कह रहे हैं। दोस्त मुल्क संभलने की तलकीन कर रहे हैं, दुश्मन और नाकिद फुप्तियां कस रहे हैं, साजिशें बुन रहे हैं, लेकिन सियासी निजाम है कि ताहाल मदहोश। कल अराज कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ काबिल अफसोस ही नहीं, शर्मनाक भी है। यही चलन और यही वतीरा रहा तो मुल्क कैसे चलेगा? कर्ज के बोझ में तले दबा पाकिस्तान ऊपर कैसे उठेगा? महंगाई, बेरोजगारी का जिन बोतल में कैसे बंद होगा? बेयकीनी और सियासी कशीदगी के डसे 25 करोड़ पाकिस्तानी अपने नुमाइंदों से खैर की तवक्को रखते हैं, मुहाजराई की नहीं, इस्लाहवाल चाहते हैं, बदमज़गी नहीं। लेकिन हमारी क़यादत के तल्ख लहजे किसी तूफान का पता दे रहे हैं। मेरे मुंह में खाक, लगता है कि आने वाला वक्त किसी कयामत से कम ना होगा। इसी पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, 12वीं कौमी असम्बली का इफ्तिताही दिन और मंजर ऐसे लग रहा था कि सर बदला कुछ नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने हंगामा आराई की। क्या अब भी हमने हालात से कुछ नहीं सीखा? क्या ये असम्बली भी माजी की तरह ही चलेगी? ये हमारे जो डेवलपिंग डेमोक्रेसीज में अभी लोगों के रवैये बड़े हार्श हैं। ये आसानी से नहीं जाते। यकीनन इसके ऊपर लम्हा फिक्रिया जरूर है और हमें चाहिए भी है कि हम माजी से सीख के अब कुछ न कुछ अपने हाथों में तब्दीली पैदा करें। लेकिन ये कोई अचंभे की बात भी नहीं है डेवलपिंग डेमोक्रेसीज में, बल्कि बहुत सारे मुल्कों के अंदर ये छोटे मोटे हंगामे हो जाते हैं। पहला दिन था, उन्होंने जिस माहौल से इस वक्त पाकिस्तानी पॉलिटिक्स गुजर रही है उसमें कुछ तलखी तुर्दी होनी थी। आज इलेक्शन हुआ, आज भी छोटे मोटे नारेबाजी रही, ये आपको आइंदा भी नजर आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस तरह आज स्मूथ हाउस चल गया इसी तरह आप देखेंगे कि कभी तलखी कभी बेहतरी। और उन्होंने भी अपने जो रवैया, अपने जो कारकुन है, अपने जो वोटर है, अपना जो इलेक्टोरेट है उसको राजी रखना है, उसको चार्ज रखना है। तो अच्छा, तो कोई हाँ एक चीज है कि गाली गलोच तक मामला ना जाए, हाथापाई तक ना जाए, बाकी एहतजाज जो है वो चलता रहता है। अच्छा कायरा साहब, मुल्क की मैशत इस वक्त नोक पर खड़ी है। हालात का तकाजा तो ये होना चाहिए कि अरकान असम्बली जरा संजीदगी का मुजाहरा करें और ऑपोजिशन सही ऑपोजिशन करे। लेकिन हमने देखा कि बानी PTI के तर्जुमान ने IMF को खत भी लिख दिया है। सर, क्या कहेंगे इस खत के मामले पर? देखिए, मैं तो जी कल परसों से इस मामले पे बहुत परेशान हूँ और मैं बड़े कोशिश करता रहता हूँ कि मोहतात अंदाज में जबान इस्तेमाल की जाए। लेकिन इस मामले पे PTI के मेंबरान को, PTI के कारकुनान को, उनके जिम्मेदारान को ये सोचना होगा, उनको अपने रवैयों पे बिल्कुल रिव्यू करना होगा। अगर उनके साथ जो ज्यादती है वो अपनी जगह एहतजाज करे, अपना हक मांगे, स्ट्रगल करे। हमारे साथ कब ज्यादती नहीं हुई? हमने कभी आज तक रियासत के खिलाफ तो नहीं हथियारबंदी है ना, रियासत के खिलाफ तो कभी नारेबाजी नहीं। कि PTI ने पहली दफा नहीं किया, असल में उनको इसकी आदत पड़ गई है। उन्होंने आगाज याद कीजिए जब उन्होंने धरना दिया था, तो धरने में भी खान साहब ने बिल ना दो, बिल जलाने शुरू कर दिए, यूटिलिटी बिल्स ना दो, बैंकों के जरिए पैसे ना भेजो, आप हुंडी के जरिए पैसे भेजो, टैक्स देने से इनकार कर दो। इस सिविल डिसोबीडियंस की तरफ चीजों को ले गए। नहीं कामयाब, कोई अलग बात है, लेकिन उन्होंने कोशिश पूरी की। अब उनका फर्दर रवैया उनका ये हुआ कि उसके बाद उनके दो सूबाई वज़रा ने, शौकत तरीन साहब का जो ऑडियो भी लीक हुई सारी वो आपने सुनी, उस वक्त उन्होंने खत लिखने की और मैं कोशिश की और कोशिश हुई कि जी पाकिस्तान को इमदाद न मिले। अब भी ये कोशिश की गई है और बावजूद इसके कि ये जब ये कहा गया कि हम IMF को खत लिखेंगे, तो मीडिया के अंदर भी बहुत सारे दोस्तों ने, आप लोगों ने भी इस पे बहस की, हमने भी इस पे बहस की कि ये यहाँ तक चीजें नहीं जानी चाहिए। लेकिन हमारे साथ के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद उन्होंने वो खत लिख दिया। अच्छा सर, और इस खत के जवाब में PTI के जो दोस्त हैं वो डिफेंड ये कर रहे हैं कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो का 2007 का एक क्लिप जो है वो वायरल कर रहे हैं और इसमें वो दावा कर रहे हैं कि मोहतरमा अमेरिका से पाकिस्तान की इमदाद बंद करने का मुतालबा कर रही हैं। इसको सर कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, एक वक्त था जब मुल्क के अंदर मार्शल लॉ था,
मैं कहता हूं जब भी कभी इसको आप इस पे करेंगे तो और बात है। आईएमएफ को खत लिखना, पाकिस्तान की इमदाद कौन सी कर रहे थे, वो वॉर ऑन टेरर पे एक इमदाद चल रही थी, लेकिन अगर मादी में कोई ऐसी बात हुई तो उसको सहारा लेके आज ये बात करना मुनासिब नहीं है। पहली बात मैं आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट जो आप फरमा रही है, लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं तो बिल्कुल बड़े तसल्ली से कह रहा हूं कि आईएमएफ को ये खत अगर कामयाब होता, नहीं होगा, नहीं हुआ और इसके असरात का, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान तो डिफेंसिव रहेगी ना। आपके मुखालिफ के हथियार हाथ में एक ऐसा हथियार तो है ना जो अमली तौर पे काम ना भी करे, लेकिन वो दिखा तो सकता है, आपको डिफेंसिव तो कर सकता है कि देखिए आपके लोग ये डिमांड कर रहे हैं, फिर भी हम आपकी मदद कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर आईएमएफ पाकिस्तान को मदद नहीं देता तो क्या होगा? क्या ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा या इमीडिएटली पाकिस्तान को इस साल माली साल के अंदर कोई 25 अरब डॉलर उन्होंने बाय कर ले, 25 अरब डॉलर, ये 6-7 अरब डॉलर की एक ट्रांच है। इसकी मंजूरी का मतलब यह है कि एक ऐसा सर्टिफिकेट होगा जिसकी बुनियाद पे आपको दुनिया के बाकी फोरम पैसे कर्ज देंगे, और अगर आप वो कर्ज नहीं हासिल करते तो आप डिफॉल्ट कर जाएंगे। और डिफॉल्ट के क्या मानी है? पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आएगा, जरा गौर कीजिए ना। वो क्या है? अगर किसी वक्त में मोहतरमा ने कोई बात कही, किसी और लीडर ने कुछ कहा, तो उसके ये माने नहीं थे, इस लेवल का उसका इम्पैक्ट नहीं था। इसका इम्पैक्ट यह है कि 25 अरब डॉलर पाकिस्तान इस साल एक्वायर न कर सके और पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर जाए। डिफॉल्ट करने का मतलब यह है कि एकदम हर चीज की कीमतें 3-4 गुना बढ़ जाएं। उस श्रीलंका वाली सूरत हाल का हमें सामना हो। हम एक एटमी ताकत है, हम दुनिया का एक बड़ा मुल्क है, हम कोई 24-25 करोड़ की आबादी का मुल्क है। हम ऐसी कमजोर हरकतें, ऐसी बातें नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल उनको सबको सोचना है। इख्तलाफ करना उनका हक, जो उनके मुकाबले का हमारा हक छीना गया है, एहतजाज कीजिए। हमारे साथ क्या नहीं हुआ था? हमारे तो 2002 में 21 मेंबर, जीते हुए मेंबर हमारे सामने, हम में से छीन के तोड़ के पैट्रियट बना के हमारे सामने बिठा दिए गए। इन कुर्सियों से उठा के उधर बिठा कर उन्होंने हुकूमत बना ली। हम एहतजाज करते रहे, लेकिन हमने नाखून का रास्ता रोका, ना मुल्क की इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहा, ना डिफॉल्ट की तरफ ले जाने की बातें की। सो अपने मुतालबात के अंदर आपको देखना होगा कि इन मुतालबात के सियासी असरात क्या है, मुआशी असरात क्या है, पाकिस्तान की ओवरऑल जिंदगी का इस पे क्या असरात। अच्छा सर, इलेक्शन तो सर आप भी हारे हैं, सो पाकिस्तान में हर इलेक्शन पर इसी तरह का रद्द-ए-अमल सामने आता है, लेकिन इस बार शोर ज्यादा है। आपको लगता है कि क्या वाकई इस इल्जामात में कुछ वजन है या फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कामयाब हो जाती है एक ऐसा बयानिया बनाने में? देखिए, पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर बहुत सारे सवाल हमेशा से रहे हैं, माजी में भी रहे हैं, और सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं, बहुत सारे मुल्कों में ऐसा होता है कि इलेक्शन सारे शफाफ नहीं होते जिस तरह हम समझते हैं। हमारा ये ख्याल है कि अचानक हमारे इलेक्शन यूरोप की तरह शफाफ होने शुरू हो जाएंगे। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी उतनी ही आएगी जितनी हमारे समाज के अंदर डेमोक्रेसी या बाकी इदारों के अंदर डेमोक्रेसी है, उतनी ही इलेक्टोरल प्रोसेस में आनी है, लोगों के रवैयों में आनी है। सो हमें सबको ग्रेजुअली इंप्रूव करना है। हाँ, पहले ये होता था, अब हमें समझने की जरूरत है, इदारों को भी देखने की जरूरत है। पहले ये होता था, हम पहले भी चीखते रहते थे कि हमसे इलेक्शन छीना गया, रिजल्ट बदले गए। उस वक्त भी फॉर्म 45 ही होता था। अब जरा ये हुआ कि सोशल मीडिया के जरिए आम आदमी तक भी ये खबर आ गई, फॉर्म 45 क्या है, ये है, अवेयरनेस का लेवल बढ़ा है। बाकी कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया। हमसे इलेक्शन तारीख में हमेशा ही खराब हुए इस मुल्क के अंदर। अच्छा कारी साहब, MQM ने इनकार कर दिया है कि वो सदर और चेयरमैन सेनेट के लिए वोट नहीं देंगे। JUIFA ने भी अपने आप को अलग रखने का फैसला कर लिया है। तो इस तमाम सूरत हाल के लिए आपके लिए आसान होगा सदर और चेयरमैन सेनेट का इंतखाब जीतना? जी इंशाल्लाह, इंतखाब तो खैर अल्लाह बेहतर करे, हमारे पास वोट है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपने उन तमाम साथियों के पास हमारी टीम जाके उनसे बात करेंगे, हम उनसे वोट मांगेंगे, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनको दूर करेंगे। हाँ, सियासत के अंदर वैसे भी तलखियां कम करने की जरूरत है। वोट हो, रिक्वायर्ड हो या ना हो, इवन देन हमने तो कोशिश की थी, पीपल्स पार्टी ने तो कोशिश की थी कि इवन इमरान खान साहब को भी, उनकी जमात के जो लोग असेंबलियों में आए हैं और जो सीनियर वाइसेस हैं, वो इस सारे सिस्टम का हिस्सा बने, लेकिन उन्होंने वो रास्ते ही बंद कर दिए। सो बिल्कुल हम उनके पास जाएंगे, उनको कायल करेंगे। हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, उनकी कोई नाराजगियां होंगी, नाराजगियां हमसे कहाँ होनी है, जिनसे हैं उनसे हो।
लेकिन हम जाके उनसे वोट मांगेंगे और हमें तवक्को है कि हम उनको कायल कर लें। अच्छा कायरा साहब, पंजाब में भी नून लीग के आप लोग इत्तेहादी हैं। मरियम नवाज को बतौर वजीर आला आप कैसे देखते हैं? क्या वो एक ऑपोजिशन की जारहाना हिकमत अमली के तौर पर निबट के एक अच्छी वजीर आला साबित हो सकती हैं? जो उन्होंने अपना आगाज किया है, मरियम बीबी का जो वजीर आला बनने से पहले तक उनका जो तासर था वो यही था कि वो बहुत सख्त मिजाज हैं और अपने मुखालिफिन से तगड़ा होकर निपटेंगी और उनके रवैये जरा सख्त होंगे। लेकिन गवर्नमेंट में आने के बाद फौरी तौर पे जिस तरह के इजहार उन्होंने किए हैं और अभी तक वो कर रही हैं, और उनके साथ परवेज रशीद साहब की सूरत में बड़े तहम्मुल वाले बड़े सीजन बंदे मौजूद हैं, और उन्होंने जो स्पीकर बनाए हैं अपने मलिक साहब, वो भी बड़े ठंडे मिजाज के आदमी हैं। सो मुझे यूं लगता है कि वो इस मिजाज से चल रही है कि वो तलखी की बजाय मुफाहमत का कोई रास्ता इख्तियार किया जाए, यही बेहतरी का रास्ता होगा। तलखी को जितना अवॉइड किया जाएगा उतना बेहतर। अच्छा कायरा साहब, आप अंडू सपोर्ट तो दे ही रहे हैं मरकज में नून लीग को। कुछ ऐसी खबरें भी थीं कि गुज़िश्ता रोज़ जब इसहाक डार साहब से सवाल किया गया कि वो अगले वज़ीर ख़जाना के तौर पर सामने आ सकते हैं, तो कोई वाज़ेह जवाब तो वो नहीं दे सके, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात है उनके दोबारा वज़ीर बनने पर। पीपल्स पार्टी को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है जी। पीपल्स पार्टी से अगर मुशावरत करेंगे तो हमारा कोई राय हुई तो जरूर देंगे, लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब का अपना इख्तियार है। उनको हमने तो आउटराइट सपोर्ट दे दी है, वो जिसको चाहे जो वजारत दे। हमसे वो हमारी लीडरशिप से जब मशवरा करेंगे तो उस मशवरे में हम हमसे पूछेंगे कि किसको बनाया जाए तो जरूर राय देंगे, लेकिन अपने तौर पे हमारे कोई तहफ़्फ़ुज़ात या हमारी कोई रिजर्वेशंस किसी पे भी नहीं है। और कायरा साहब, अब आगे जो मरहले हुकूमत को आएंगे जिसमें बजट का भी मामला है, ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बारे में प्राइवेटाइजेशन के बारे में उनकी पॉलिसी बड़ी आप लोगों की क्लियर रही है, तो इस पर भी आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग नून लीग के साथ मौजूद है, या फिर जैसा बजट वो चाहेंगे वो बनाएंगे और आप लोग सपोर्ट करेंगे? देखिए, ये जो एक तासर है ना कि एक कमजोर जो इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं ये कमजोर होती हैं। मैं हमेशा ये मिसाल दे के बात करता हूं कि 2008 से 2013 में हमारी जो हुकूमत थी वो एक इत्तेहादी हुकूमत थी, हमारे पास अक्सरियत नहीं थी। हम गवर्नमेंट में आए तो मुस्लिम लीग नून हमारे साथ थी। मुस्लिम लीग नवाज ने कुछ महीने हमारे साथ चलने के बाद रास्ते अलग कर दिए, तो हमने मुस्लिम लीग काफ को साथ मिलाया। MKM हमारे साथ थी, वो कभी नाराज होते थे, कभी सुलह होती थी, रोज इधर अदालतों ने बुलाया होता था, इधर मतलब बहुत सारे क्राइसिस थे उस वक्त। लेकिन आप याद कीजिए कि उसी असेंबली ने, उसी कमजोर हुकूमत ने, उसी कोalition गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की तारीख के कितने बड़े काम किए। 18वीं तरमीम की, 103 आर्टिकल अमेंड की, NFC किया जो बहुत ही बड़ा काम था, आगाज हकूक बलोचिस्तान किया, सूबों को शनाख्तें दी, पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी के बहुत बड़े बड़े टारगेट्स अचीव किए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। तो वो सारे काम हमने उसी असेंबली से कराए। लेकिन फर्क ये था कि पीपल्स पार्टी ने जो कुलिया इख्तियार किया था वो ये था कि बाकी जमातों की राय को अपनी राय के साथ अटैच कर रहे हैं, उनकी राय को अपने राय के साथ अपने आप को भी एडजस्ट करना। मसलन मैं और आप किसी बात में मुबाहिसा कर लेते हैं तो कुछ बातें आप मेरी मान लें, कुछ बातें मैं आपकी मान लूं, ताकि हमारा दोनों का व्यू पॉइंट ठीक अपनी जगह पे रहे। आइडियल अचीव ना हो, टारगेट मुकम्मल अचीव ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो अचीव हो जाए। सो उस सूरत में अगर आप करते हैं तो उससे वाइडर एक्सेप्टेंस या वाइडर ओनरशिप ऑफ द डिसीजन होती है, वो बहुत बड़ी ताकत होती है। इसीलिए आप देखिए ना कि अभी तक बावजूद इख्तिलाफात के उन चीजों को छेड़ा नहीं जा सका। तो मैं समझता हूं कि मुस्लिम लीग को इस बात की समझ है, वो अपने इत्तेहादियों से, हमसे, बाकियों से मुशावरत करके बजट में चलेंगे या बाकी इश्यूज में, तो इसके रास्ते निकलते जाएंगे। सो सर, जिस तरह आप बता भी रहे हैं और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत को चलना चाहिए, सो आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी? मुझे तवक्को है जी, बिल्कुल उनको करना चाहिए। हमने देखे ना, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी में हम हिस्सेदार नहीं है, हम उनकी हुकूमत बनाने में उनके साथ हैं, लेकिन जिम्मेदार तो हम बनेंगे ना। कल फर्ज करें अल्लाह ना करे ये हुकूमत कामयाब नहीं होती और पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होते, तो आप तो बैठी मुझे पूछ रही होंगी ना कि आपने तो हुकूमत बनवाई थी, आप जिम्मेदार हैं, तो आपका फेलियर में तो हम हिस्सेदार बनेंगे। सो जिम्मेदारी तो हम ले रहे हैं लेकिन हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो हिस्सा ना लेने का क्रेडिट तो हमें दीजिए। अब अगली बात यह है कि हम इस मुशावरत के अमल में हमें तवक्को और यकीन है कि मुस्लिम लीग जो है, जो लीड पार्टनर है कोalition की,
वो सबसे मशावरत करके चलेंगे तो बेहतर रास्ते निकलेंगे। और हम कोई रिजिडिटी का मुजाहरा तो नहीं कर रहे ना। पीपल्स पार्टी अगर फर्ज करे प्राइवेटाइजेशन पे अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखती है तो या हम उन्हें कायल करेंगे या वो हमें कायल करेंगे। पर अगर कायल करेंगे तो कोई मुजर्रद चीजें तो नहीं होती कि आप जामद होकर रुक के बैठ जाते हैं। ये लॉजिकल कंक्लूजन निकालने होते हैं। अगर पीपल्स पार्टी ने एडजस्ट करना है तो हम करेंगे, अगर उनकी पोजीशन एडजस्ट होने वाली है तो वो कर लेंगे। अच्छा कायरा साहब, इस पूरी सिचुएशन में हमने केपी असेंबली में देखा, जाहिर बात है तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों की वहाँ पर हुकूमत है, गंडापुर साहब वहाँ पे नामजद हो चुके हैं, बड़ा एग्रेसिव रवैया उनका असेंबली में देखने में आया। इतने एग्रेसिव मोड के साथ मरकज के साथ कोलैबोरेट करके ये लोग चल पाएंगे सर? अल्लाह करे वक्त के साथ साथ उनको समझ आ जानी चाहिए और उनको चाहिए कि वो ठंडे होके अपने राइट्स के लिए, इस मुल्क में सिविल राइट्स के लिए, इस मुल्क में सिविल सुप्रीमेसी के लिए जो उनके ख्वाब हैं वो जरूर उसको अचीव करने की कोशिश करें। लेकिन एक बात याद रखें, ये सिर्फ लड़ाई से टारगेट्स अचीव नहीं होते। जितने वो इनकलाबी हैं वो सारा मुल्क जानता है, जो उनका तरीकाकार है, जो उनका वे फॉरवर्ड है, वो भी किसी से भूला हुआ नहीं है। और अपनी कौम और इस मुल्क को और अपनी जमात को मजीद इम्तिहानों में ना डालें। हाँ, वो अपना हक लेने के लिए सियासी कुव्वतों के साथ चलेंगे तो सियासत मजबूत होगी, क्योंकि सियासी कुव्वतें सिविल सुप्रीमेसी को रिप्रेजेंट करती है। अब अगर वो मरकज के साथ महाजरा की कैफियत में चलेंगे तो उसके रास्ते मौजूद हैं। महाजरा माजी में भी होती रही, मरकजी हुकूमतें चलती रही। हमें तवक्को करनी चाहिए, उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन खुदा न खास्ता ऐसा हुआ तो उसके रास्ते मौजूद हैं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी इंतखाबी मुहिम में बार बार कहते रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि कोई सियासी कैदी मौजूद रहो, उन्हें बाहर आना चाहिए। आप भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वज़ीर आज़म मुंतखब हों शहबाज शरीफ साहब तो कुछ ऐसा ही ऐलान करें और कुछ रास्ते हमवार हो पाए बानी PTI के भी और बाकी भी जो दीगर सियासी कैदी मौजूद हैं उनके लिए भी? देखिए, खान साहब अगर सियासी कैदी हैं तो उनके समेत सब सियासी कैदियों की आज़ादी होनी चाहिए, और अगर उन पे कोई क्रिमिनल केसेस है और उनका कोई जवाबदेही है तो वो जवाबदेही करनी चाहिए। बिल्कुल सही। हम जो थे ना, हम होते थे पकड़े हुए, जो सियासी कैदियों की तशरीह होती थी ना, हमें मफरूजों की मबनी केसेस में या प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया जाता था। हमें 16 MPO या बाकी MPOs की में पकड़ के गिरफ्तार किया जाता था। लेकिन अगर किसी पे चार्जेस होते हैं और वो कोर्ट ऑफ लॉ में रिक्वायर्ड होता है बंदा, तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में अपील होना चाहिए, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मजीद गेस्ट से बात करेंगे। ताज़ा तरीन अपडेट्स और डेवलपमेंट के ऊपर तज्ज़िया देने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब। बहुत ही गहरी नज़र है इनकी सियासत पर। बहुत शुक्रिया शामी साहब आपके वक्त का। सर, एक अहम मुलाकात हुई है मियाँ साहब की और मौलाना फजलुर रहमान साहब की। वो कायल कर पाएंगे मौलाना को कि वो वोट देने का अमल का हिस्सा बने शहबाज शरीफ साहब को? देखें, मौलाना फजलुर रहमान साहब से नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। दोनों ने मिलकर इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद मंजूर कराई और फिर मौलाना की जमात शहबाज शरीफ हुकूमत का हिस्सा रही और PDM के साथ में भी वो सब इकट्ठे रहे। लेकिन इस वक्त मुश्किल ये आन पड़ी है कि मौलाना को धांधली की शदीद शिकायत हैं, और दिलचस्प बात यह है कि उनको शिकायत जो है वो भी KPK के हवाले से है, और KPK में जो उनकी नशस्तें हैं वो PTI के हिस्से में आई हैं, तो नाराज़गी तो उनकी उनसे होनी चाहिए, लेकिन वो एक वसी तर तनाजुर में चीज़ों को देख रहे हैं और उनका गुस्सा कहीं और है, और वो इमरान खान साहब के साथ तो ताल्लुकात को उस्तवार करने की फ़िक्र में हैं। अब शहबाज शरीफ साहब को वो वोट देंगे या नहीं देंगे, ये एक बड़ा मुश्किल सवाल है। असूलन तो जब कोई शख्स, जो पश्तून रवायत भी है और हमारी पाकिस्तानी कल्चर का तकाजा भी है कि जब कोई शख्स चलकर किसी के दरवाजे पे पहुंच जाए तो वो उसको खाली हाथ वापस नहीं जाने देता। लेकिन यहाँ मौलाना क्या करेंगे, उनकी मुस्तकबिल का तकाजा क्या है, मुस्तकबिल की सियासत उनको कहाँ रोकेगी और कहाँ आगे बढ़ने में मदद देगी, इस वक्त कुछ कहना मुश्किल है।
क्योंकि वो एक गुस्से में है और हो सकता है कि वो वोट ना देने का जो फैसला है उस पर कायम रहे, और हो सकता है नवाज शरीफ साहब का मान रखते हुए शहबाज शरीफ साहब को वोट दे दें। तो ये मैं इस वक्त अंदाजा नहीं लगा सकता, क्यों इसे इंतजार ही करना पड़ेगा इसके लिए। बिल्कुल सही। अच्छा सर, 2 रोज कौमी असम्बली के हालात का आपने मुशाहिदा किया है, मुस्तकबिल सर क्या देखते हैं इस हुकूमत का, असम्बली का? लगता तो ऐसे है कि ऑपोजिशन ने भी माजी से कुछ सीखा नहीं है, और अगर इसी नहज पे ये असम्बली चलती रही, सो सर व्हाट डू यू प्रेडिक्ट एक्चुअली? देखिए, जो पहला दिन था फिर दूसरा दिन था, कोई जज्बात तो मुश्तिल थे, और पीटीआई को बहुत शिकायत हैं धांधली की, और पीटीआई को क्या हर जमात जो है शिकायत कर रही है, किसी ना किसी हलके में किसी ना किसी को शिकायत है। लेकिन आप ये देखिए कि बहैसियत मजमूई तो इंतखाबात के नताइज जो हैं उनको कबूल कर लिया गया। जब पीटीआई के लोग असम्बली में आ गए, उन्होंने हलफ उठा लिया और फिर स्पीकर के इंतखाब में भी हिस्सा ले लिया, तो इसका मतलब ये है कि अमलन उन्होंने तस्लीम कर लिया। और अब जो उनका असम्बलियों पर जो एतराज़ है, जो इंतखाबात पर एतराज़ है, वो एक नजरी मामला बन के रह गया है। वो कानून की जो अदालतें हैं, जो फोरम्स हैं, वहाँ उसका फैसला होगा, और पीटीआई का असम्बली में मौजूद होना इस बात का ऐलान है कि वो असम्बलियों को यानी इस्तेहकाम देने में कुछ ना कुछ यकीन ज़रूर रखती है, और इस बारे में कोई ना कोई नरम गोशा उसके दिल में ज़रूर पैदा हो चुका है। बिल्कुल। अच्छा शामी साहब, बहुत बड़ा चैलेंज है हमें, और वो है मुआशी चैलेंज। आपको लगता है नई हुकूमत के लिए ये चैलेंज से लड़ना आसान होगा, और तब जबकि एक हार्ड ऑपोजिशन का भी उन्हें मुकाबला करना है? देखिए, जो मुआशी चैलेंज है उससे लड़ना तो आसान नहीं होगा, लेकिन हुकूमत किसी की भी बने, ये चैलेंज तो दरपेश रहेगा ना। ये एक हुकूमती चैलेंज नहीं है, ये रियासती चैलेंज है। ये चैलेंज हमारी रियासत को दरपेश है। तो असूलन तो होना चाहिए था कि सारी सियासी जमातें मिल बैठती और एक इत्तफाक राय के साथ इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने का सामान करती, लेकिन जो कुछ हमारी सियासत के मामलात हैं वो भी आपके सामने हैं, और जो हमारी गलत फहमियाँ हैं या शिकवे हैं या शिकायतें हैं वो भी आपके सामने हैं। तो अभी तो मुमकिन नहीं है कि ये जमातें आपस में मिल बैठें, लेकिन अगर सिस्टम के अंदर रहते हुए वो अपने गम गुस्से का इज़हार करती रहती हैं, तो फिर इस चैलेंज से निपटना आसान हो जाएगा। सर अगर वही गम गुस्सा हुकूमत को जी सर अगर वही गम गुस्सा एक खत की शक्ल में आईएमएफ तक पहुंच जाए, और आईएमएफ को कहा जाए कि आप इन मामलात को देखिए सर, फिर वो क्या हालात हमें बनते नजर आएंगे? देखिए, वो आईएमएफ को चिट्ठी तो लिख दी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उस चिट्ठी का कोई ख़ास असर मुरतब होगा। आईएमएफ जो है वो अपनी ज़रूरतों और मसलहतों के मुताबिक फ़ैसला करता है। तो अगर आईएमएफ जो है वो हुकूमत से कोई अच्छे ताल्लुकात उसके नहीं होंगे, या पाकिस्तान की रियासत जो है उसे दबाव में लाना मकसूद होगा, तो फिर इस खत को भी जवाब बना लिया जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। तो बुनियादी बात यह है कि हम अपने घर के मामलात को दुरुस्त करें, और पीटीआई की जो शिकायत हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। देखिए, धांधली के जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो तकाज़ा तो ये होना चाहिए ना कि वो तेज़ रफ्तारी के साथ ट्रिब्यूनल्स बने और समाअत हो शिकायत की और उनका फ़ैसला हो। लेकिन यहाँ तो आप देख रही हैं कि हमारी पंजाब में ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट से कहा है कि हमें 9 जज चाहिए, 9 ट्रिब्यूनल्स बनाने मकसूद हैं। उन्होंने 2 जज दिए हैं। तो आप बताइए कि 2 जज अगर होंगे और 2 ट्रिब्यूनल्स बनेंगे तो कितने मुकदमों का कितने वक्त में फैसला करेंगे? इसका मतलब है ये तो फिर पूरी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी असम्बली की, और समातें मुकम्मल नहीं हो सकेंगी। तो ये भी तो कोई मुनासिब बात नहीं है। हुकूमत को इस बारे में भी गौर करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को भी गौर करना चाहिए, और जो शिकायत हैं उनका जल्द अदाला होना चाहिए। तो मेरा ख्याल इसी तरीके से हम माहौल को ठंडा कर सकते हैं,
और आगे बढ़ा सकते हैं। शामी साहब, आज कौमी असम्बली में आमिर डोगर साहब की तकरीर काफी जारहाना थी, फिर वजीर आला केपी मुंतखब होने वाले अली अमीन गंडापुर ने भी खासी एग्रेसिव और खासी गरजदार उन्होंने भी तकरीर की और उन्होंने कहा कि सारी FIRs को खत्म कर दिया जाए। यास्मीन राशिद साहिबा की जमानत मंजूर हो गई है। आप समझते हैं कि मुकद्दरा की जानिब से PTI को कुछ थोड़ी स्पेस मिल सकती है या मिलने लगी है? देखिए, जो भी FIRs दर्ज हुई हैं वो तो निगरान हुकूमतों के दौर में हुई है ना, उन सब का असर नौ जायजा लेना चाहिए। कोई तहकीकाती कमेटी बैठे, कोई देख के जायजा ले, जो लोग इसमें नामुनासिब तौर पर इन्वॉल्व किए गए हैं उनको खारिज किया जाए, उनकी FIRs ख़त्म की जाए। ये तो कोई यानी ऐसा मुतालबा नहीं है कि जिस पर हम कहें कि हम इसे माना नहीं जा सकता। तो PTI के जो भी कारकुन हैं, जो भी लीडर जो हैं इस वक्त गिरफ्तार हैं, उसे अदालतों में तो उनका कोई मामला आगे बढ़ा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया और हुक्म दिया कि फौजी अदालतें जो हैं मुकदमों की समाअत भी करेंगी तो फैसले का ऐलान नहीं करेंगी। अब ना कोई मुकदमा फौजी अदालत में तय हुआ, ना किसी सिविल अदालत में तय हुआ। तो भाई कत्ल के मुकदमे में भी जमानत होती है, तो इन मुकदमात में जमानत क्यों नहीं होनी चाहिए? कितने महीने हो गए इन लोगों को जेल में रहते हुए, खासतौर पर ख्वातीन को देखें आप। तो मेरा ख्याल जो मुकदमात कोई तहकीकाती कमेटी कहती है कि ये इनमें कोई वज़न नहीं है, वो FIRs जो हैं उनमें वज़न नहीं है, उनको ख़त्म करना चाहिए और फिर इनकी ज़मानतें होनी चाहिए, इनको रिहाई मिलनी चाहिए। देखिए, ख्वातीन जो हैं उनका भी एहतराम हमें करना चाहिए और माहौल जो है उसको भी, उसमें इश्ताल जो है उसको कम से कम करना चाहिए। सर, बड़े मियाँ साहब का रोल आप सर कितना देखते हैं इस हुकूमत के अंदर? क्या वो बिल्कुल ही खामोश होकर अलग थलग बैठ जाएंगे या फिर शहबाज शरीफ साहब पर और मरीम नवाज के थ्रू अपने फैसले डिक्टेट करवाते हुए आपको नजर आएंगे? देखिए, ना तो अलग थलग होके बैठेंगे और ना डिक्टेशन देंगे। मुशावरत होगी और बामानी और बामकसद मुशावरत होगी। नवाज शरीफ साहब का बहुत तजर्बा है, वो इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदानों में से हैं और उनकी मुशावरत से मामला तय होंगे। और मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी नौबत होगी कि वो कोई कनपट्टी पर पिस्तौल रख देंगे शहबाज शरीफ साहब की या मरियम की, कि ये बात माननी पड़ेगी। उनकी मुशावरत से, उनके तजर्बे से, उनकी अकल से इस्तेफादा किया जाएगा और वो होना भी चाहिए। आपको लगता है मरीम नवाज साहिबा एक अच्छी वजीर आला साबित होंगी? एक रमज़ान पैकेज का उन्होंने ऐलान किया, सूबे भर में सफाई के इंतजामात के लिए भी हिदायत कर दी। क्या वो उस बेंचमार्क तक जा पाएंगी जो कि उनके चचा ने सेट किया है? देखिए, मरियम जो हैं वो कई साल से सियासत में हैं, सर्दो गर्म चख चुकी हैं और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर चुकी हैं, आजमाइशों से गुजर चुकी हैं, पढ़ी लिखी हैं, वसीउल मुताला हैं। तो मेरा ख्याल है कि और फिर नवाज शरीफ साहब की जो क़यादत में और उनकी सोहबत में और वो उन्होंने सियासत के रमूज़ व इसरार सीखे हैं, तो तवक्को रखनी चाहिए कि वो बेहतर वज़ीर आला साबित होंगी, क्योंकि उनको सियासत को भी संभालना है ना। तो वह कैसी वज़ीर आला होंगी जिनको लोगों का एतमाद जो है उसको भी बहाल करना है, लोगों को नफ्सियाती आसूदगी भी देनी है और सियासी ताकत भी उनको फराहम करनी है और उनसे वसूल करनी है, और इसके साथ जो इंतज़ामी काम भी करना है। तो दो महाजों पर उन्हें काम करना पड़ेगा और लोग उनकी तरफ तवक्को भरी नज़रों से देखते हैं और मेरा ख्याल है कि कोशिश करेंगी वो कि उन पर पूरा उतरे। शामी साहब, आम आदमी के जहन में इस हुकूमत को लेकर एक बड़ा ही तासुर, एक गहरा सा मौजूद है कि शायद ये हुकूमत जो इतनी बैसाखियों पर खड़ी है ये चल ना पाए ज़्यादा देर। आपने बतौर सहाफ़ी मुख्तलिफ अदवार हुकूमत के देखे हैं, आज जो सूरत हाल है आपको ये हुकूमत कितनी देर चलती हुई नज़र आ रही है या फिर ये 5 साल पूरे करेगी? देखिए, जब हुकूमत एक दफ़ा कायम हो जाएगी तो फिर तो उसे आप ख़त्म नहीं कर सकेंगे आसानी से। उसके जो मुखालिफ हैं वो 2/3 वो अपनी अक्सरियत उसके ख़िलाफ़ लेके आएंगे तो उसे ख़त्म करेंगे ना। तहरीक अदम एतमाद जो है वो मंजूर करना आसान नहीं होगा। तो इसलिए जहाँ PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान अगर कोई मामला हो जाए तो वो तो हुकूमत के लिए ख़तरे का बायस बन सकता है
वरना छोटी मोटी तब्दीली से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हुकूमत अपने तौर पर अपने पाँव पर खड़ी होगी और अपने फैसले भी कर सकेगी और उसको थोड़ा सा फ्री हैंड भी होगा। पंजाब में तो आप देखें कि उनकी अक्सरियत जो है वो यानी कोई किसी मखलूत हुकूमत वाला मामला नहीं है, बिला शिरकत गैर अक्सरियत हासिल है मुस्लिम लीग नून को। और मरकज़ में भी वो जो कैबिनेट बनेगी उसमें तो मुस्लिम लीग नून की सवाबदीद पर बनेगी। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है वो तो खड़ी हो भी जाएगी और चल भी जाएगी अगर इत्तेहादियों के दरमियान फूट ना पड़ी तो। सर आपको लगता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मुफाहमत और पावर शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है, कोई गारंटियर भी है उसका? सर आप खुद माशाल्लाह बहुत बाखबर हैं, बड़ी दूर तक देख सकती हैं, तो मुझसे आप क्यों ये इस मामले में तावन तलब कर रही हैं? अगर आप आंख उठाकर देखें तो माशाल्लाह मंजर साफ नजर आ जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा सर, आखिरी सवाल, मुश्किल हालात में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए कोई उम्मीद की किरण जो आप उन्हें देना चाहें? देखिए, कोशिश करनी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए, जद्दोजहद करनी चाहिए। और नवाज शरीफ साहब ने भी कहा है कि भाई 1.5-2 साल की मुशक्क़त के बाद कोई किरण नमूदार हो सकती है। और हमने देखिए जो हमारी बदअमालियाँ हैं या हमारी कोताहियाँ हैं या हमारी खामियाँ हैं, ये तो बरसों पे फैली हुई है ना, वो ये एक दिन की बात तो है नहीं। तो बरसों में हमने जो कुछ किया है उसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं और हमें अब उनका सामना करना है और अपनी मुश्किलात को आसान करना है, अपने वसाइल को बढ़ाना है, अपनी आमदन को बढ़ाना है, अपनी बरामदात को बढ़ाना है, अपने रेवेन्यू को बढ़ाना है और गैर मुल्की कर्ज़ों पर अपना जो अपना इन्हसार कम करना है। तो ये सारे काम हमें करने हैं ना, जो हमने गुज़श्ता कई बरसों में नहीं किए, अब करने पड़े हैं और करने पड़ेंगे और कर ही गुजारा होगा। तो इसके दूसरी कोई ऑप्शन तो है नहीं। इसलिए बस अपना एक कब्र हिम्मत कस के बस आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल जी, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं हुकूमत भी ऐसा ही करे। बहुत शुक्रिया शामी साहब आपके वक्त का। एक ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद कुछ मजीद अहम इशूज़ पर बात करेंगे। बदलती हुई सूरत हाल पर और नून लीग का क्या मौक़िफ़ है, इस पर हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा बरजीस ताहिर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बरजीस साहब आपका। सर, मियाँ साहब की मुलाकात भी हुई है मौलाना फजलुर रहमान से और शायद उन्हें कायल करने की कोशिश की जा रही है कि वो पार्लिमानी वोटिंग में हिस्सा लें। कुछ कामयाबी हो पाई है सर अब तक? देखें, जहाँ तक इस बात का तल्लुक है कि सियासत में डायलॉग, तो ये तो हर हालत में रहने चाहिए। और डायलॉग का जो सिलसिला मौलाना साहब ने जो मियां साहब के साथ शुरू किया है, ये तो जमहूरियत का हुस्न है। तो ये डायलॉग होते हैं, डायलॉग करने भी चाहिए। और फिर मौलाना साहब तो हमारे पुराने हलीफ हैं, तो आज से हलीफ नहीं है। इससे पहले हमारे साथ कश्मीर कमेटी के भी वो चेयरमैन रहे हैं और पिछली दफ़ा तो उन्होंने अपना हमारे साथ कैबिनेट के भी मेंबर थे, भी मेंबर थे। तो मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब को जो पॉलिसीज हैं उन्होंने एक इत्तेहादी हुकूमत की हैसियत से शुरू की थी और उनका तसलसल जो है वो अब जारी है। तो मौलाना साहब को इस वक्त उन पॉलिसीज का हिस्सा रहना चाहिए। मौलाना साहब को इस पॉलिसी से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और ये डायलॉग जो है, मैं तवक्को करता हूँ कि मियां नवाज शरीफ और मौलाना साहब जो आपस में डायलॉग हैं, इनको मुस्बत तरीके से पाया तस्लीम कर सकते हैं। सर, कितना मुश्किल होगा नून लीग के लिए? एक तो मौशी चैलेंज भी सामने है और दूसरा मुल्क की दरपेश चैलेंजेस भी हैं और फिर एक टफ ऑपोजिशन का भी आपको सामना है। तो क्या समझते हैं कितना आसान होगा? आगे बजट भी आ रहा है। देखें, मैं समझता हूँ कि मैंने इस असेंबली में तकरीबन 6 टेन्योर जो हैं वो गुजारे। इस मरतबा जो हालत इस वक्त कौमी असम्बली में अपोजिशन ने जो क्रिएट की है, इस तरह के हालात कभी पैदा नहीं हुए थे। हालांकि इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क को इक़्तिसादी तौर पर
और मुआशी तौर पर और सियासी तौर पर इसको इस्तेहकाम की ज़रूरत है ताकि आम आदमी के मसाइल की तरफ तवज्जो दी जा सके। तो मुझे अफसोस हुआ है देख के 2 दिन की परफॉर्मेंस में कौमी असम्बली के अंदर आम आदमी का जो मेयार ज़िंदगी है उस पर कोई भी पेशरफ्त नहीं की गई कि आम आदमी को हमने किस तरफ लेके जाना है, जबकि IMF की तलवार भी हमारे सर पे लटक रही है। और इमरान खान साहब ने जो लेटर लिख के अपने ही मुल्क की गड्डियां बखेरी हैं IMF के साथ, ये भी एक नई मिसाल है। तो इन मुश्किल तरीन हालात में आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और अपोजिशन भी किसी कीमत पे तामीरी सियासत करने की बजाय तकरीबी सियासत को तरजीह दे रही है। तो इन हालात में डायलॉग की ज़रूरत है और मुस्बत डायलॉग की ज़रूरत है और हर वो काम जिसमें आम आदमी के मसाइल का हल के लिए पेशरफ्त हो सके, क्योंकि ये कौमी असम्बली जो है ये 26 करोड़ अवाम का एक यूँ समझें कि उनका ये अदारा है जी। और अगर यहाँ पे अवाम के मसाइल को हल नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर कोई दूसरा जमहूरी फोरम नहीं है जहाँ से आप अवाम की मुआशी मसाइल के हल की तवक्को कर सकें। सर, सुन्नी बशीर साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रवैया भी काफी जारहाना रहा। आप समझते हैं कि धांधली इल्जाम से बात एक मरतबा फिर धरनों तक भी जा सकती है? देखें, ये जो PTI इसको जो मर्जी आप नाम दें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वैसे तो दूसरे मानों में PTI का ही जो सब्स्टिट्यूट है जी। तो ये धरना का मामला जो है 2016 में भी आपको पता है कि इन्होंने 126 दिन धरना दिया था और जब चीन के सदर आ रहे थे CPEC के मुआवजे के लिए तो उस वक्त भी इन्होंने वहाँ से धरना हटाने से इनकार कर दिया था। और अब चूंकि इनको माजी में तजर्बा भी है और उस तजर्बे से जो मुस्तफीद भी होंगे और एस्टेब्लिशमेंट ने भी इनको हमेशा सपोर्ट किया है और इनको ये सारे तजर्बात इनके पास हैं और मैं समझता हूँ कि मनफी अंदाज में PTI अपनी सियासत का भरपूर इस्तेमाल करेगी और जिसके लिए हमें जो इत्तेहादी हमारी हुकूमतें हैं, हमारा भी बहुत बड़ा टेस्ट है और हमें भी इस आजमाइश से पूरा उतरना होगा, क्योंकि अगर हम इस आजमाइश पर पूरा नहीं करेंगे तो ये सियासत में ये भी हमारे लिए एक बहुत मुश्किल मसला होगा। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया बशीर साहब हमसे बात करने के लिए। और उम्मीद यही की जाती है कि 3 तारीख को जब वज़ारत उज़्मा का हल्फ मियां शहबाज शरीफ साहब उठाएं तो उसके बाद मुल्क में एक मुस्तहकम हुकूमत कायम हो और आवाम को कुछ रिलीफ भी मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़।